अच्छा, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा तुम लोगों ने सुना ही होगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ, मतलब हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स की बात करो या एंट्रेंस में। जेई में इससे 2 सवाल पक्का आता है एवरी ईयर। नीट से 3 से लेके 4 सवाल पक्का, और बोर्ड्स में भी ये 7 एटलीस्ट 7-8 मार्क आता है। 7-8 मार्क मतलब अराउंड 10% ऑफ द पेपर। यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंपैरेटिवली इजियर भी है। देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 भी है, बट लेकिन चैप्टर 4 में डायरेक्शंस का खेल है बहुत, तो उसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। लेकिन ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इट इज समवॉट इजियर एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 4। अगर तुम ध्यान से सुनो बात को, ठीक है, तो प्लीज फॉलो मी अकॉर्डिंगली, और फिर तुम्हें अच्छा फील हो सकता है इस चैप्टर से। क्योंकि मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, बिकॉज बहुत हॉट टॉपिक है ना, वेटेड टॉपिक है बहुत, इसीलिए मैंने भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था अपने टाइम पे, और तुम लोग भी करना, ये अच्छा नंबर मिलेगा। अब देखो, तो इस चैप्टर, हाँ ऑफ कोर्स ये चैप्टर सिंस इट कैरीज अ लॉट ऑफ मार्क्स, दिस चैप्टर इज वेरी बिग। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। आई विल ट्राई टू रैप थिंग्स अप विद इन 8 to 9 लेक्चर्स मैक्स, लेकिन बड़ा चैप्टर है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, दिस चैप्टर इज वेरी बिग, यू हैव टू प्रैक्टिस रिग्रेसली। बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चंस करना चाहिए इस चैप्टर से। यस, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग चैप्टर एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और टाइप्स ऑफ वेरिएशन बहुत हो सकता है इन क्वेश्चंस का। जब हम सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करके जो टॉपिक है, वो हम मतलब हाफ पार्ट हमने कैपेसिटर्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है ना। कैपेसिटर्स में भी हमने देखा था सर्किट एनालिसिस, तो सेम चीज इधर भी पढ़ेंगे, लेकिन और वास्ट वे में, बहुत सारे चीजें हैं उसमें भी। एनीवेज, ज़्यादा बातें नहीं करके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी, राइट, तो करंट के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो बट लेट्स सी फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस करंट इज डेवलप्ड। पहले उस चीज को समझते हैं, एक्चुअली करंट के प्रॉपर्टी समझने से पहले। तो देखो क्या होता है कि मेरे पास लेट्स से एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर इज अ मेटल, राइट, तो मेटल के पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, चार्जेस होंगे ना। तो अगर इस कंडक्टर को मैंने कोई बैटरी या फिर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, ठीक है, इसमें कोई करंट वगैरह डेवलप होगा नहीं, बैटरी ही उसको देता है सब कुछ, राइट। बैटरी अगर कुछ नहीं कनेक्ट किया तो फिर तो मेरा कोई करंट होने का चांसेस ही नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं है, क्योंकि करंट का मतलब हमने क्लास 10th में पढ़ा है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। करंट, चार्जेस के मूवमेंट से ही हम करंट डेवलप करते हैं। तो अगर इसमें कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है। तो तुम बोलोगे यार सर इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा मूवमेंट करते हैं, ये तो एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि इट मूव्स अलोंग, मूव तो करता है, लेकिन इसका नेट मूवमेंट जो है वो जीरो होता है, ठीक है। एक का मूवमेंट यहाँ पर तो एक का ऐसे, तो इसका नेट जो है एवरेज वैल्यू उसका जीरो रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंडक्टर अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट नहीं हो, वो जीरो रहता है इसका करंट। ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ सकता है, 2 मार्क का थ्योरी लिख सकते हो, राइट। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर मैं इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दूं। ये क्वेश्चन तो आ चुका है एग्जाम में भी। देखो, अगर मैं इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं ऑफ V, अब देखो ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है। इसके अंदर मैंने अभी अभी बोला क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स, राइट, चार्ज कैरियर है वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। अब देखो इस पॉजिटिव प्लेट के लिए, और ये नेगेटिव प्लेट है, तो तुम बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होगा ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेट्स से यहाँ पर, ये इनसाइड है, बेसिकली इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब हमें पता है
कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, फोर्स किधर लगता है? ये Q है, फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, इस डायरेक्शन में लगेगा, Q ही लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप है तो इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले उसका नेट मूवमेंट क्या था? जीरो था। लेकिन जब ही मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो तुम ही बताओ, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो इधर से इधर इसका नेट फ्लो रहेगा ना इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, ये भी क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है, राइट? दीज आर चार्ज पार्टिकल। तो हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, दिस इज व्हाट फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्ज जब होता है तब क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। ऐसे हमारे सर्किट में करंट जनरेट हुआ। अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो जब मैं क्या करता हूँ? बैटरी कनेक्ट करता हूँ, राइट? जब मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, बताओ क्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण क्या होता है? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, करंट इज डेवलप्ड। ठीक, अब ये जो करंट डेवलप हुआ, ये एक्चुअली किधर से किधर है? देखो इस तरफ है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना। लग रहा है ना कि ये क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव है। बट हमने तो पढ़ा है बचपन में कि सर इलेक्ट्रॉन तो करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरह है ना। ये करंट का डायरेक्शन देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, डाइपोल नहीं, एक्चुअली ये करंट, इस करंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक्चुअली जो मेरा करंट है वो यही है, लेकिन पूर्वजों ने कहा है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, हमारा जो कन्वेंशनल करंट है दैट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर भी मूव करता है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। ये भी हमने बचपन में सीखा था। तो यही मैं बोल रहा हूं कि बट कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है, जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में या फिर फ्यूचर में भी, तुम जब भी करंट के बारे में स्टडी करोगे तुम कन्वेंशनल करंट के बारे में स्टडी करोगे। और इस करंट का जो डायरेक्शन है, दिस इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझ आया? इतना बेसिक समझ आया? तो तुम ही बताओ कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ मूव कर रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशनल करंट किधर मूव करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इतना क्लियर है सबको? बेसिक। तो जब मेरा जब खाली कंडक्टर था, इसमें नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो था, इसके वजह से कोई करंट डेवलप नहीं हुआ। जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्कूल के एग्जाम या फिर बोर्ड्स में भी आ सकता है, 2 मार्क की थ्योरी में पूछ सकता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अच्छा, इसमें भी एक बात है,
सिंस इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इसके कारण एक एक्सीलरेशन भी वो एक्सपीरियंस करता है, विच इज नथिंग बट एफ बाई एम, और एफ तो हमें पता है क्या है, ई बाई एम ई। क्यू ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई, तो ई बाई एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सीलरेशन, अगर किसी पार्टिकल में एक्सीलरेशन हुआ तो डेफिनेटली वो मूव करेगा, उसके कारण ही वो मूव होता है, जिसके कारण करंट डेवलप हुआ, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये है मेरा बेसिक। अब हम देखते हैं एक्चुअली करंट होता क्या है। करंट, अभी अभी मैंने बोला करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका सिंबल होता है आई, सभी को पता है। फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज रेट मतलब क्या, पर यूनिट टाइम, सभी को पता है, तो Q बाय T, दिस इज माई फॉर्मूला। और ये भी पता होगा कि करंट जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, हमने पढ़ा है, हमने टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े हैं, 7, उनमें से करंट एक है, तो इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज पर सेकंड, सॉरी कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, जिसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, एम्पियर कहते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये इसका एसआई यूनिट है, कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर्स। और अगर सब मल्टीपल छोटे यूनिट बड़े यूनिट भी हो सकता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, ये सब वगैरह, राइट, किलो एम्पियर्स, तो ये सब तो तुमको पता ही होगा अभी। ठीक है, ये हो गया। फिर बताओ तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है करंट? स्केलर होना चाहिए ना, ये है भी स्केलर ही है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एक्चुअली नहीं, करंट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये मतलब स्केलर ही है। अब फॉर द टाइमिंग दिस स्केलर, लेकिन एक्चुअली इसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि हम इंजीनियरिंग में या फिर बीएससी फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ये मतलब हमने अभी तक तो स्केलर और वेक्टर पढ़ा है ना, लेकिन बाद में जाके हम टेंसर क्वांटिटी भी पढ़ते हैं। टेंसर क्वांटिटी का फिर रैंक भी है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस टाइप से, जिसमें से ये जो करंट है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 0। फिर एक और क्वांटिटी तुमने पढ़ा होगा 11th में, स्ट्रेस, स्ट्रेस वो भी मेरा एक टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 0 होता है, रैंक 2 होता है, 2 या 0 मेरे को ठीक से याद नहीं, एनीवेज। तो अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम फॉर द टाइमिंग जान लो कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब इस टाइप से अगर करंट आता है, इस टाइप से अगर करंट आता है, तो ऐसे डायरेक्टली मतलब 3 एम्पियर 2 एम्पियर तक आता है, तो क्या होगा यहाँ पर 5 एम्पियर डायरेक्टली चला जाएगा, कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं, ऐसा या बेसिक चला है, ठीक। अच्छा, और इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा, इसका डायमेंशन ए और आई है ना, इसको ए या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस, ठीक। यूनिट वगैरह हो गया, डायमेंशंस हो गया, और कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, लिख लो इसको। 80 तो चार्ज का यूनिट है ना, 80 तो चार्ज का डायमेंशन होगा, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं, देखो अब अभी देखा हमने I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, राइट। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा एक फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू एनी, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू एनी। तो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं Q इज इक्वल्स टू एनी, तो I हो जाएगा I इज इक्वल्स टू एनी बाई टी, ठीक है, एन ई बाई टी, जहां पर n क्या है बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का वैल्यू बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये है टाइम, ठीक है।
अच्छा, अब बताओ 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? 1 एम्पियर क्या होगा? बेसिकली 1 कूलम पर 1 सेकेंड, है ना? इसका मतलब 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज जनरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा, देख लेना ये बात। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो थी मेरे बेसिक बातें। अब जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो मेरा चक्कर काट रहा है, एक वायर में, इस टाइप से रेडियस गिवन है उस वायर का, मतलब जिस रेडियस में लेके वो चक्कर काट रहा है, इसका मान लो रेडियस भी गिवन है। मेरे को पूछा कि कितना करंट जनरेट हो, क्योंकि ये चार्ज है, मूव हो रहा है, तो करंट जनरेट होगा, तो वो कितना होगा? तो देखो क्या होगा कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब तुम बताओ, एक चक्कर काटने में, लेट्स से क्वेश्चन मेरा एक चक्कर काटने में कितना करंट जनरेट हुआ। अब तुम बताओ, एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहते हैं इसको। एक रोटेशन या फिर एक करने में जो एक ऑसिलेशन जो कंप्लीट हुआ उसमें उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो Q बाई कैपिटल T लिख सकते हैं इसको। Q की जगह हम स्मॉल ई लिख सकते हैं और T की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2πr/v, डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट? जिस इलेक्ट्रॉन जिस गति से मूव कर रहा है इसको v बोल दिया हमने, तो 2πr/v सब्स्टिट्यूट कर दो, 2πr/v, तो v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखा यहाँ पर EV बाई 2πr। अब अगर मान लो v के जगह ओमेगा दे दिया, तब तुम लिख सकते हो T इज इक्वल टू 2πr/ओमेगा, राइट? 2π ओमेगा, सॉरी, 2π ओमेगा, यू कैन राइट। फिर अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, हाँ 2π/t, हाँ 2π/ओमेगा। ये सारी चीजें भी यहाँ पर लग सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका था, इसलिए मैंने लिखा दिया। ये बात हो गया। अब देखो, मेरे पास दो प्रकार के करंट है मौजूद। क्या क्या? एक है मेरे पास इंस्टैन्टेनियस करंट, एक है मेरे पास एवरेज करंट। हाँ, इस टाइप से बोल सकते हो। ये एक मतलब लगभग उस टाइम काइनेमेटिक्स में जब हमने पढ़ा था ना, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, एग्जैक्टली सेम चीज है। देखो, हमने अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं, इसको हम कैसे लिख सकते थे? dx/dt लिखते थे ना, v इक्वल्स टू dx/dt। तो सिमिलरली यहाँ पर इंस्टैन्टेनियस करंट की अगर मैं बात करूं, सो माय I विल बी नथिंग बट dq/dt, नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? तो इसको हम dq/dt लिख सकते हैं। मतलब कितना, अगर मान लो, बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर एक छोटा चार्ज है, मतलब छोटा, यहाँ इधर से इधर गया, छोटा चार्ज का डिफरेंस इन अ छोटा टाइम, इसको हम बोलते हैं dq/dt। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मोटा चेंज, बेसिकली I इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, I इज इक्वल्स टू डेल्टा Q/ΔT। ठीक है, dq/dt और डेल्टा Q/ΔT। ठीक है, अच्छा, और यहां से इंस्टेंटेनियस करंट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं एक और चीज कर सकता हूँ। क्या? अगर मैं dq को सेपरेट कर दूं, dq इज इक्वल्स टू I dt, उस टाइप की तरह मैं अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे को दिख रहा है कि ये टोटल चार्ज मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, अभी एक चीज में दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये 3 फॉर्मूलेस हैं, मेरे को काम में आ सकता है। अच्छा, I एवरेज, ये तो I एवरेज है। अच्छा, अगर मैं I एवरेज की मैं बात करूं, तो हाँ एग्जैक्टली, मैं क्या लिखता हूँ? QF माइनस QI बाई TF माइनस TI।
काइनेमेटिक्स में भी हमने देखा था ये वाली बात, QF माइनस QI बाई TF माइनस TI। ठीक, इतना तक लिख लिया तो मिटा दूं। अब इसका और टाइप्स देखते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा देखो, पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेरे को एक चार्ज जैसा फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, जैसे कि मान लो 3t² + 3, बोला मेरे को कि फाइंड करंट डेवलप्ड फ्रॉम t = 1 to t = 3, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया। अब तुम बोलो इसमें कौन सा करंट पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? नहीं बेटा, देखो ये एक 1 से 3, दिस इज अ बिग चेंज भाई, इट इज अ बिग चेंज। तो डेल्टा, और जब भी मेरे को फ्रॉम बोलेगा तो मेरे को 2 इंटरवल गिवन रहेगा ना, तो मैं एवरेज को लूंगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पूछा कि फाइंड द करंट एट t = 2 सेकेंड, तब मैं इसको डिफरेंशिएट करता। लेकिन मेरे को अगर एक इंटरवल दे दिया है, अब मैं क्या करूंगा इसका, देखो मेरे को करंट पूछा है, दिस इज नथिंग बट एवरेज करंट इज इक्वल्स टू QF माइनस QI बाई T2 माइनस T1 या फिर TF माइनस TI। अब QF कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा मैं, Q पे T की वैल्यू 3 बिठा दूंगा ना, क्योंकि ये फाइनल 3 में जा रहा है, तो T की जगह 3 मैं पुट कर देता हूं, तो देखो 3 × 3² + 3 which is nothing but 9 × 3 is 27 + 3 which is 30 क्या कूलम। और Q इनिशियल क्या हो जाएगा, Q at t = 1 which is 3 × 1 + 3 24 कूलम, राइट। अब देखो ये क्या होगा, फाइनल माने 30, इनिशियल माने 24 बटा T2 माइनस T1 माने 3 - 1, तो 6/2 दैट इज 3 एम्पियर करंट। देखो ये हमने स्पीड में भी सीखा था, जस्ट ट्यूसडे को हमने सीखा था ये सेम चीज, बस यहाँ पर x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन था, यहाँ पर वेलोसिटी पूछा था, सेम चीज है। देखो एक बारी, अरे यार सॉरी, 30 - 6 दैट इज 24/2 विच इज 12, सॉरी। ठीक, अब क्लियर है। अब सेम चीज में अगर मेरे को बोला कि फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड, अब बोला एट, मतलब एक इंस्टेंट में, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, I = dq/dt विच इज, बोलो 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा ना, +0 तो 60। अब I at t = 2 माने 6 × 2 दैट इज 12 एम्पियर। देखो सेम ही हो रहा है, ठीक, मतलब ये इसका पूरा एवरेज मतलब यही होगा, 2 एम्पियर 12 एम्पियर ही रहेगा हर एक t = 1 में भी। देखो तो ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, तो ये इस एक टाइप से क्वेश्चन है। अगला टाइप कैसे पूछ सकता है, सिमिलर चीज, अगर मेरे को अब I एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, जैसे कि मान लो 2t + 3, ठीक है, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मेरे को बोल रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज
फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2। अब मेरे को ऐसा पूछा, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब क्या करेंगे, हमें पता है I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब मेरे को चाहिए क्या, करंट चार्ज चाहिए, आई डी टी करूंगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई डी टी डायरेक्टली नहीं, तो डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ आई डी टी। तो अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू होता है, नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब आई के जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, आई के जगह तो 2t प्लस 3 पुट कर दूंगा dt, और लिमिट्स क्या होगा 0 to 2, राइट, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेरिएबल है तो टाइम के ही लिमिट्स होंगे, 0 से लेके t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज पूछ सकता था, अगर मैं बोल देता क्वेश्चन में कि इनिशियल चार्ज लेट से समथिंग था, बोलो फाइनल चार्ज कितना है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल टू फाइनल लिमिट इधर डालते हैं, QF माइनस QI होता, जहां पर QI क्वेश्चन में गिवन था, तो QF माइनस क्वेश्चन में जो गिवन था वो वैल्यू इक्वल्स टू दिस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये जनरल नहीं आता, ये काइनेमेटिक्स का जैसा सवाल है। एनीवेज, ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 2t का इंटीग्रेशन बताओ, 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, इतना तो आता है ना सबको भी, 2 से 2 मर गया, लिमिट 0 से लेके 2 डालो एक बार, क्या होगा 2 स्क्वायर माने 4 प्लस 6 माइनस 0 विच इज 10 कूलम। देखो समझते हो यार, लिख लो। अच्छा, अब अगला देखो, एक डिफरेंशिएशन का हो गया, एक इंटीग्रेशन का हो गया। अच्छा ये देख, मान लो मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, क्या, क्यूटी ग्राफ, क्यू वर्सेस टी, क्यूटी नहीं, क्यू वर्सेस टी, ठीक है, क्यू वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है, मान लो किस टाइप से, जैसे कि ये कुछ ऐसा है, फिर ये 0 है, ये मान लेट से 5, ये 10, ये लेट से 20 कूलम, ठीक है, इस टाइप से एक ग्राफ है। अब मेरे को बोला है कि इस ग्राफ को देखे मेरे को पूछा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बताओ, एवरेज, हाँ एक्चुअली इसमें एवरेज भी कर सकते हैं, मतलब अगर मेरा ये वैल्यू नोन होता, ठीक है, अगर एग्जैक्टली 5 में मेरा कितना वैल्यू इसमें गिवन है, अगर ये मेरे को नोन होता तब मैं इसका एवरेज कर सकता था, राइट। I इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लेट्स से अगर 10 है, तब मैं क्या बोलता कि 20 माइनस 10, सॉरी 20 माइनस 0 बाय 10 माइनस 0 विच इज 2 एम्पियर। एक तो ऐसा है, लेकिन हमें ये भी चीज पता है कि I इज नथिंग बट dq बाई dt विच इज व्हाट, डिफरेंशिएशन है। जब जब डिफरेंशिएशन की बात आता है हम क्या समझते हैं, स्लोप के बारे में सीखते हैं। तो जिस किसी भी जैसा भी ग्राफ हो, अगर मेरे को करंट पूछा है और क्यूटी ग्राफ गिवन है, तब मैं dq बाई dt कर सकता हूँ, दैट इज tan थीटा हो गया, या फिर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो गया। ये सारे चीज मेरा एप्लीकेबल है, और ऐसे क्वेश्चंस ये मेरे स्कूल के एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, स्कूल बोलो, बोर्ड्स बोलो, और एंट्रेंस में तो है, ठीक है। तो टफ नहीं है, बस क्यूटी ग्राफ गिवन रहेगा, I इज इक्वल्स टू स्लोप निकालना है या फिर एवरेज निकालना है, सेम ही आएगा इसमें, राइट। डिपेंड करेगा ग्राफ में कैसा कैसा ग्राफ है उस टाइप से। ये तो इस ग्राफ के लिए एवरेज और इंसिडेंस के वैल्यू सेम ही दिख रहा है,
राइट, एक ऐसा हो गया। फिर एक हमसे ये दे सकता है कि I वर्सेस T का ग्राफ गिवन है, लेट्स से कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये 0, ये 5, ये 10, ये 20, यहाँ पर लेट्स से ये 20, इस टाइप से ग्राफ गिवन है। मेरे को पूछा कि फाइंड नंबर 1, फाइंड चार्ज फ्लो फ्रॉम t equals to 5 to t equals to 10, ठीक है, t equals to 5 से लेके t equals to 10 तक। तो हमें पता है कि I is nothing but integration of, sorry, Q is nothing but integration of I dt। इंटीग्रेशन ऑफ I dt ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया सिग्निफाई करता है ना। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, एरिया अंडर दिस कर्व, राइट, एरिया अंडर IT ग्राफ, यही तो दिस, इस लिखा का मतलब क्या है, नहीं ये ट्रापेजियम नहीं है, देखो ठीक से, मतलब 5 से 10 से लेके ये ट्रापेजियम नहीं है, पूरा ओवरऑल एक ट्रापेजियम है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कहां से, 5 से लेके 10। अब ये 5 से लेके 10 ये क्या है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, ठीक से देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एरिया अंडर IT ग्राफ, IT कर्व, ठीक। तो तुम बताओ अब क्या करेंगे, हम इसको I is equals to लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे ना, एरिया बोला है, एरिया दैट इज नथिंग बट 20 into 5 which is 100। अब जितना यूनिट है, मान लो ये सेकंड है और ये कूलम है, तो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर एक अननोन ग्राफ होता, हाँ यहाँ पर एक अननोन ग्राफ होता, तो हम इंटीग्रेशन भी कर सकते थे लिमिट्स डाल के। अगर मेरे को फंक्शन गिवन होता, I का फंक्शन गिवन होता, हम ये भी कर सकते थे, राइट। बेसिकली दिस इज नथिंग बट 20 dt। एक्चुअली तुम अगर देखो दिस इज नथिंग बट करंट, क्या है, कितना वैल्यू कितना है इसमें, 20 है ना, इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 20 dt, सो लिमिट्स फ्रॉम 5 to 10, सेम ही चीज आएगा, चेक करो, 20 into 10 minus 5, राइट, ये पूरा सेम ही है। बेसिकली हम क्यों बोलते हैं कि एरिया है ना, समझ आ रहा। बट इसका नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 आपसे पूछेगा कि फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t equals to 0 to t equals to let's say 5। अब ये देखो क्वेश्चन बोला मेरे को कि फाइंड एवरेज करंट, IT का ग्राफ गिवन है और पूछ रहा है एवरेज करंट। अरे भैया अब क्या करें, हाँ ग्राफ यही है, पूछा है मेरे को एवरेज करंट। तो हमें पता है एवरेज, I एवरेज क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो देखो डेल्टा Q मतलब Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बाय T2 माइनस T1 TF माइनस TI। अब चेक करो, Q फाइनल मतलब चार्ज एट, Q फाइनल मतलब चार्ज एट T इक्वल्स टू 5। ग्राफ में देखो, नहीं चार्ज एट 5 तो हमें पता नहीं, वी डोंट नो दिस। तो हम क्या करेंगे इसमें बताओ, थोड़ा सोचो 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 सोचो। हाँ पूछा तो मेरे को t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 5 तक एवरेज करंट कितना है, एरिया ले लोगे, हाँ हाँ एरिया कहाँ से कहाँ लोगे, 0 से लेके
5 तक तुम क्या करोगे, एरिया ले लोगे, तब मुझे चार्ज मिल जाएगा। यही मेरे को मैं जानना चाहता था। तो तुम क्या करोगे, तुम इस पूरे चीज का तुम एरिया ले लो, राइट, इस ट्रायंगल का एरिया ले लो। अब बोलो इसका एरिया कितना होगा, हाफ, मतलब मैं क्या लूंगा, एरिया ऑफ द कर्व फ्रॉम द लोकेटेड, मतलब जितना इसमें है फाइन, मतलब इस रीजन पे जितना एरिया है वो मैं इधर लूंगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0। ये पूरा एरिया मत ले लेना, जितना टाइम गिवन है उसी के टाइम एरिया ले लेंगे, राइट, वेरी गुड। अब इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस माने 5, हाइट माने 20, डिवाइडेड बाय 5, कैंसल 10, तो मेरे को कितना आया ये 10 एम्पियर्स, 10 एम्प्स। चेक करो प्लीज, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मार्क कर लेना ये। हाँ, चार्ज फ्लो इज नथिंग बट दिस पार्ट ऑफ एरिया, राइट, वही है। अगर मेरा चार्ज का फंक्शन रहता तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान होता, फंक्शन में ऐड कर देता, ये पुट कर देता, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू, टी का इनिशियल वैल्यू टी का फाइनल वैल्यू पुट कर देता, तब मैं डेल्टा क्यू निकाल सकता था। लेकिन यहाँ पर मेरा फंक्शन गिवन नहीं है, तब मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, लिख लो। और एक और लास्ट एक चीज इस टाइप से पूछ सकता है कि मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप से है, आई वर्सेस टी ग्राफ है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, आई वर्सेस टी ग्राफ है। अब मेरे को पूछा है कि फाइंड चार्ज, तो देखो चार्ज अगर मैं निकालूं तो इस टाइप में क्या कर दूंगा, मेरा ऊपर का जो एरिया है और ये तो लो नीचे का एरिया ना, तो याद रखना दिस इज नथिंग बट Q, अगर मैं ये 1 बोलूं और ये मैं 2 बोलूं तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाले एरिया अगर होता है तो वो हम माइनस ले लेंगे, फिर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। अगर डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो प्लस माइनस होता है, चार्ज के पास तो चार्ज मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज तो एग्जिस्ट करता है, राइट, इसीलिए हम, हाँ डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव था ना, इसीलिए हम यहाँ पर Q1 प्लस Q2 मतलब D1 प्लस D2 कर सकते थे, लेकिन इसके पास तो माइनस को सिग्निफाई करता है, इसके वजह से हम Q1 माइनस Q2 लिखेंगे, प्लीज ये केयरफुल रहना, ठीक है, काफी है इतना। अब करेंगे हम अच्छे क्वेश्चंस। अच्छा, तो इतना तक क्लियर है ना, अभी एक दो हल्का फुल्का क्वेश्चंस देख लिया, अब आगे देखो। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी, हेडिंग दो करंट डेंसिटी। करंट पर बोले ना भाई, नहीं, देखो मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का मान लो मेरे पास यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे को पता है A होता है। अब इस सरफेस में से कितना करंट मूव कर रहा है, इस सरफेस में कितना करंट मूव कर रहा है, जो कि उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, दिस इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। इसका मतलब तुम इसका फॉर्मूला डिपिक्ट कर सकते हो, दिस नथिंग बट I बाई A, इसका सिंबल होता है J, तो J इज इक्वल्स टू I बाई A, ये है इसका फॉर्मूला। अब ये एक बेसिकली करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तुम बोलोगे इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आई बाई ए निकाल लोगे। डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो क्या मैं इस फॉर्मूले से एक चीज डिपिक्ट कर सकता हूं क्या? I इज इक्वल्स टू जे इंटू ए मैं लिख सकता हूं। हाँ, अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा जे क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज हमने सीखा था चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फील्ड में एरिया वेक्टर का टॉपिक था। हमने फ्लक्स सीखा था। फ्लक्स क्या था होता था? ई ए कॉस थीटा, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा होता था। तब हमने देखा कि एरिया क्या क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर लिख दूं, ठीक है, अब देखो जे और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इनको मल्टीप्लाई करके आई मिला। अब आई क्या करंट है या स्केलर है? स्केलर है या वेक्टर है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी, आज ही तो हमने सीखा, आज ही हमने सीखा था ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब तुम बताओ, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर मेरे को एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है तो दोनों के बीच में डॉट आएगा या क्रॉस आएगा? डॉट आएगा। तो I can be written as J dot A. Very interesting and important formula. I could be written as J dot A. समझ आ रहा? तो इससे मेरे पास दो टाइप ऑफ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मिल सकता है। क्या क्या? एक तो सिंपल है, अगर मेरे को इफ J गिवन, A गिवन, cos थीटा गिवन, क्योंकि इसको मैं कह सकता हूं I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन जे एंड ए, राइट? ये गिवन है। तो अगर मेरा जे ए और कॉस थीटा तीनों गिवन है तब मैं आई को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ये इस टाइप से एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या सकता है? देख सकते हैं हम कि अगर जे मेरा गिवन है लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और a मेरा गिवन है 3i कैप प्लस k कैप, तब i मैं कैसे निकाल सकता हूं? j डॉट a विच इज नथिंग बट 6 प्लस 4। k कैप नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, सो मेरे को जस्ट एक वैल्यू मिलेगा इसमें 10 यूनिट्स। ठीक, इस दो टाइप से प्रॉब्लम आ सकता है, कर लेना। ये हमने देखा है। एक और चीज यहाँ पर देखो, अच्छा, अगर मेरा यहाँ पर देखो, ये जो मेरा सरफेस लिया मैंने, ठीक है, बेसिकली करंट डेंसिटी मतलब क्या है? का अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, है ना। अभी मैंने एक सरफेस लिया, इस सरफेस से कितना करंट जा रहा है यही तो हम स्टडी कर रहे हैं, राइट? अगर मेरा ये सरफेस रेगुलर सरफेस है तो इसका एरिया हमको नोन होगा, ठीक। अगर नोन एरिया है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ आई बाई ए से। लेकिन बेटा अगर मेरा अगर मेरा सरफेस इरेगुलर है जी, तब मेरे को एक चीज का हेल्प लेना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन। तब मैं क्या लिख सकता हूं? जे को मैं क्या लिखूंगा? डी आई बाई डी ए। समझ आ रहा? ठीक है, तो मैं एक छोटू सा एरिया ले लूंगा डी ए, इस चीज को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, छोटू सा एरिया डी ए। अब एक और चीज है इसमें, देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरा J कांस्टेंट, J अगर कांस्टेंट है, देख लो प्लीज बी केयरफुल, यहाँ से सवाल आता है। अगर मेरा J कांस्टेंट है तब तो सिंपल J इज इक्वल्स टू आई बाई ए करके मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। लेकिन इस टाइप से सरफेस में यहाँ पर मेरा J कांस्टेंट नहीं हो सकता। इस ऐसे सरफेसेस में J मेरा डिपेंड करता है x में, राइट?
एक्स क्या है बेसिकली पोजीशन है, जे का मेरा एक फंक्शन रहेगा एक्स में, ठीक। तब अगर मेरे को पूछा है कि करंट कितना है बताओ, ठीक है, अगर मेरा जे कांस्टेंट है और करंट पूछा तो मैं आई इज इक्वल्स टू जे करके निकाल लूंगा, कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, जे कॉस थीटा निकाल लूंगा, वेरी इजी। लेकिन बेटा अगर मेरा जे डिपेंड कर रहा है एक्स में, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डी आई इज इक्वल्स टू जे डी ए। अब अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा यहाँ पर आई हो जाएगा विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, डॉट डी ए भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, डॉट डी ए भी यू कैन अप्लाई टू कॉस थीटा के अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व, राइट। जे डॉट डी ए या फिर जे डी ए, यहाँ पर एक्स के लिमिट्स रहेगा या फिर एरिया के लिमिट्स, एरिया के लिमिट्स तो वैसे गिवन नहीं होते, मतलब एरिया का डी ए तो हो ही सकता है, नो डोंट वरी, मैं क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पर, तब तुम्हें क्लैरिफाई होगा। देखो अगर बेसिकली यहाँ पे अगर मेरा जे एक्स पे डिपेंड करता है और एरिया मान लो मेरा गिवन है कुछ डी ए, मतलब ऐसे क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन देखना फिर समझ आएगा तुम्हें। एरिया बेसिकली अगर एक रेक्टेंगल है तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगा, मान लो मेरे पास एक छोटा सर्कल है तो पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब रेडियस हर बार चेंज कर रहा है, रेडियस में हर बार चेंज हो रहा है इसलिए पाई एक्स स्क्वायर, लेंथ में बार बार चेंज हो रहा है इसलिए एक्स इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कि मान लो रिंग्स ऐसा सर्कल सर्कल होंगे जहां पर हर बार रेडियस मेरा चेंज हो रहा है, इस हिसाब से मेरा जे भी डिपेंड कर रहा है फंक्शन में, एक्स एक फंक्शन में डिपेंड कर रहा है, तब अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। शायद बोर्ड में तो शायद नहीं पूछेंगे लेकिन जेई वगैरह में ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इतना समझ आया आप, क्वेश्चन के तो समझ लिख लो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मेरे को बोला है यहाँ पर एक रिंग टाइप से, ठीक है। अब इस रिंग से मेरे को एक सिलिंडर नहीं कॉन्सेंट्रिक वायर बनाना है, ठीक है, वायर बनाना है, और इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमने पूछा है, ठीक। अब जब भी हम रिंग की बात करते हैं तब हम इसको रिंग टाइप से, एकदम सोचोगे कि सर यहाँ पे तो सर्कल सर्कल टाइप की चीज है, तब मेरे को एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें एरिया जो तुम लोगे, देखो इसमें बेसिकली पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। करंट निकालने पूछा है जहां पर जे एक वेरिएबल है तो हमें पता है, तब हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी, इतना हमें पता है। अब मान लो इंटीग्रेशन ऑफ जे गिवन कितना है, सी एक्स स्क्वायर, तो किसी तरफ से अगर मेरे को डीए निकालना आ गया, इफ आई एम एबल टू नो डीए, तब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में लिमिट गिवन नहीं है तो इंटीग्रेशन, अगर लिमिट गिवन नहीं होता है इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर तुमने अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया हो तो तब एक प्लस सी लग जाता है इसके साथ, अगर इतना बेसिक अगर आता है तो कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं। तो सी एक्स स्क्वायर डी ए है। अब मेरे को बेसिकली डी ए चाहिए, राइट, डी ए चाहिए। तो डी ए के लिए मैं क्या करूंगा, इस रिंग को मैं लूंगा, देखो ये जो रिंग है इसका रेडियस कितना है, एक्स है। अब इस रिंग को मैंने तोड़ के एक वायर में बेंड कर दिया, इसको रिंग को बेंड करके मैंने एक वायर बना दिया, लेंथ बना दिया, एक रॉड की तरफ से, रॉड की टाइप से बना दिया। अब हमें पता है अगर ये एक रॉड है, अब मैंने एक छोटू सा एलिमेंट लिया, छोटू सा एलिमेंट dx ले लिया, ठीक है, छोटू सा एलिमेंट dx ले लिया, क्योंकि देखो मेरा j किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, x पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो मेरे को एक x का एलिमेंट तो चाहिए होगा, dx तो चाहिए होगा, वरना मैं इंडिकेट करूंगा ही कैसे, ऐसे भी सोचो, इट वी मस्ट हैव अ x, अदरवाइज dx तो रहना ही चाहिए ना, वरना मैं इंडिकेट कैसे करूंगा, डीए के रिस्पेक्ट में मैं x को थोड़ी इंडिकेट कर सकता हूँ, जिसको मैं इंडिकेट करूंगा उसका ही तो वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर dx ले लूं, अब देखो तुम, ये जो dx है ये उसका ब्रेथ है और लेंथ तो हमें पता है, दिस इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। अब इस क्वेश्चन में r की वैल्यू x है, x बार बार चेंज हो रहा है ना, मतलब रेडियस इज बार बार चेंजिंग, एक बार छोटू रेडियस और बड़ा करते करते मेरा फुल सर्कल होगा, राइट। इसी यही तो है मेरा x की वैल्यू, जहां पर j मेरा डिपेंड कर रहा है।
तो बेसिकली दिस इज 2 पाई एक्स। तो मेरा डी ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इज 2 पाई एक्स, ब्रेथ इज डी एक्स। तो 2 पाई एक्स डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, सी एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन, सी कांस्टेंट है बाहर, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो 2 पाई सी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज नथिंग बट एक्स टू द पावर 4/4 पाई सी एक्स टू द पावर 4/2 प्लस ये सी मेरा एक कांस्टेंट है, इसको तुम के भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट, एक कांस्टेंट है बेसिकली। समझ आया? ठीक। सिमिलरली ये क्वेश्चन ट्राई करना घर पे, होमवर्क। इसमें बस एक चीज का इंटीग्रेशन तुमने अगर पढ़ा है कि e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? हाँ, e टू द पावर ax पता है? इसका देखो इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होता है। अब अगर सामने कांस्टेंट है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाता है। इंटीग्रेशन का यही है। अगर मैंने बोला sin ax, दिस इज नथिंग बट माइनस cos ax बाई a, कोफिशिएंट नीचे चला आता है हमेशा। तो बस ये चीज मैंने हिंट दे दिया, बाकी तुम खुद से ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है? और अगर मेरे को लेट्स से क्वेश्चन में अगर बोलता कि रेडियस अगर गिवन रहता, सुनो, अगर मेरा बोलता कि अलोंग द एंटायर, अगर मेरा एक सिलिंड्रिकल वायर ऐसा टाइप से है, ठीक है, जिसका रेडियस मेरे को गिवन है, अलोंग द वायर जिस ऑफ रेडियस आर, अगर मेरे इस टाइप से रेडियस पूरा आर गिवन रहता है, तब मेरे इनको इन लोगों ने इनडायरेक्टली मेरे को क्या बोल दिया, लिमिट्स कह दिया कि देखो मेरा पहले छोटू सर्कल है, करते 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 मेरा पूरा सर्कल का रेडियस मेरे को पता है कैपिटल आर, तो लिमिट्स एक्चुअली तब क्या हो जाएगा 0 to r, 0 to r। छोटू एकदम छोटू सर्कल है, पहले छोटू सर्कल 0, फिर करते 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 मेरा r तक। तो अगर ये इंटीग्रेट 0 to r भी कर दूं तब ये बस r हो जाएगा और कुछ नहीं। डिपेंड कर सकता है, अगर वैल्यू गिवन है तब उठा देना, वरना नहीं, ठीक है? मेरा तो देखो जरा, अब आगे यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक दिस इज स्क्वायर, देखो दोनों साइड लेंथ सेम है ना, तो मतलब एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में मैंने मेरा जो करंट डेंसिटी है ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है, अगेन a e टू द पावर bx। अब मैं इतना सा लिंक किया, अब ये धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये वायर जो है मेरा धीरे धीरे करके पूरा फंक्शन बना रहा है। उस टाइप से जैसे सर्कल हो रहा था, इसमें एक रेक्टेंगल ही हो रहा है, डायरेक्टली बोल दिया कि ये रेक्टेंगल हो रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक, अब तो समझ गए इसमें क्या करोगे, सेम चीज है, लेंथ तो ब्रेथ करोगे, पूरा सेम चीज। अच्छा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अच्छा, ये पहला सवाल देखो, मेरे को J गिवन है, फिर बोला है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो। अब हमें पता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो का मतलब है करंट, तो करंट इज व्हाट, बेसिकली J डॉट ए। अब J का फंक्शन है मेरे पास 2 × 10⁴
ध्यान से ये जे कैप में है, ठीक है। अब डॉट बोला है, डॉट विथ 2y कैप प्लस 3j कैप। अब देखो j के साथ हमेशा j ही होगा, इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्प्स। ये होगा आंसर, क्योंकि 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि आई कैप में तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा और ये इंटू 3, ठीक है। ये तो इजी है। अब इस वाले सवाल में देखो क्या पूछा है, आई और ए का ग्राफ गिवन है, करंट डेंसिटी पूछा है। अब हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था J इक्वल्स टू डी आई बाई डी है, तो मतलब बेसिकली हमें स्लोप निकालना है। यहाँ पर 20 सेकंड में बोला है, पूछा है कि 20 सेकंड्स में, तो 20 सेकंड्स में क्या करेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या फिर tan थीटा। तो tan थीटा कैलकुलेट कर नहीं सकते क्या इधर से, ये थीटा, तो y2 माइनस y1 मतलब क्या होगा यहाँ पर 10 माइनस 5 परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस में क्या होगा 20 माइनस 0, ये समझ रहे हो ना ये तो क्या होगा 5/20 विच इज 1/4, दैट इज 0.25 एरिया मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया क्या आई क्या बोला है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट, सिंपल है। अब ये सवाल देखो, अगला सवाल है, पूछा है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मेरा रिवॉल्व कर रहा है इन अ रेडियस ऑफ कितना 0.5 एंगस्ट्रॉम। स्पीड मेरे पास गिवन है 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 16 टू द पावर 6, 16 नहीं होगा शायद 10 ही होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और पूछा है कि करंट कितना होगा, करंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। निकालो इसका जवाब। अच्छा एक चीज गिवन है यहाँ पर कि दिस विल बी नथिंग बट, ये जो करंट है उसका वैल्यू इंटू 10 टू द पावर -2 मिली एम्पियर, तो एक इंटीजर टाइप से सवाल था, इंटू 10 टू द पावर -2 मिली एम्प्स, तो तुम यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू पुट कर दो। ये मेरा जेई 2021 का सवाल, देखो हाँ लेट्स सी, मेरे को बोला है कि रेडियस गिवन है, v गिवन है, चार्ज भी गिवन है, आई पूछा है। अब आई नो कि करंट इज नथिंग बट EV बाय 2 पाई आर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज है E, टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई V, ठीक है। E मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू V मतलब 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10। ओ माय गॉड, अब देखते हैं तो क्या करेंगे, आप हेल्प करो। 2.2 से अगर 22 में कितना जाए, कितना बार जाए 10 बार है ना, 10 टाइम्स। अब 7 चले जाएगा ऊपर, तो 7 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.6। अब 0.5 इंटू 2 मतलब 1 है ना, मतलब इस पूरे चीज को मैं 1 लिख सकता हूँ, यस और नो। इंटू इंटू में क्या आएगा
10 to the power 19 into 10 to the power 6 which is 10 to the power 25. yes or no? नीचे नीचे आएगा 0.5 इंटू 2 को तो मैं 1 ऑलरेडी कर दिया, तो मेरे को रहेगा 10 इंटू 10 टू द पावर -10. अच्छा चेक करते हैं, इसको मैं कर दूं तो 10 टू द पावर 24. ओ माय गॉड, ये तो गलत है. हाँ हाँ, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस. -19 ऊपर 25 10 to the power 1.6 into 10 to the power -19. તમે પ્લસ કરેંगे सारे की कोस है कोई. अबे यार 10 to the power -19 होना क्या बोलना है, into 10 to the power -19 into 10 to the power 6, नीचे 10 into 10 to the power -10 इस साइड से है ना. अब 10 to the power -9, अब 7 into 1.6, ये 10 to the power 5 into 10 to the power -4. अब 7 into 1.6 कितना आता है? अच्छा 1, मैं इस टाइप से ऐसे लेता हूँ, 7 into 16 into 10 to the power -5 है ना. अब 7 into 16 को मैं क्या ले सकता हूँ? 16 42 112 into 10 to the power -5. तो मिली एम्प्स में बोला है तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? अबे यार 1.12 into 10 to the power -3. लेकिन यहाँ पर अच्छा रुको 112. अच्छा देखो 112 into 10 to the power -3 into 10 to the power -2 amps. अब 112 into 10 to the power -2 into 10 to the power -3 amps, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? मिली एम्प्स. तो 112 into 10 to the power -2 मिली एम्पियर. अब बोलो कितना आया ये? 112. देखो जेई क्वेश्चन कितना सिंपल था, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर खिला दिया उन्होंने. यही है जेई भाई, कैलकुलेशंस में ये लोग ऐसे करते हैं. समझ आया ये सवाल? पक्का? तो आज के लिए इतना ही. अगले दिन हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के साथ इसका रिलेशन होता है काफी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. चलो.